Hello, Vacha Party. Let's start understanding the chapter metals and non-metals. But before that, one task for you. Look around. Let me know any example of metals or non-metals or their combination. Maybe the phone in your hand, the laptop on your desk, the charging cables connected to them. Just see. देखो charging cables में there is a copper wire which is good for conductivity. You have the insulation on these copper wires which is made up of the PVC. Your laptops, your phone frames are made up of aluminium because they make them lightweight. Then your keypads on the laptop are made up of the rubber material of the cell phone. And what else you can see? See the lithium batteries. So these are all, you can see a lot of things. Go to the kitchen, you will see all your cookware, all basic practical examples of metals and non-metals. ठीक है, let's take the overview of the chapter. बेटा जी, chapter is very easy. Just look around, you'll be able to understand how this chapter goes. It's very simple. Let's take the overview and try and think on the general lines. आप chapter में क्या पढ़ोगे? You'll talk about the comparison of metals and non-metals based on their physical properties, based on their chemical properties, and then how, because chemical properties will vary, how you're going to extract the metal. Very important topic which you're going to again talk about in 12th class metallurgy. Extraction of the metals based on their reactions or reactivity series, if you remember, we have done it. And then the concept of corrosion. So this chapter talks about all these concepts. It will talk about the physical attributes, it will talk about the chemical attributes, the comparison of metals and non-metals, and based on this comparison, how you're going to extract the metals, obviously on the basis of the reactivity series, how they react. एक basic example देखो आप अपनी फैमिली में देख लो, क्लास में देख लो, देर इज़ अ वेरिएशन, एवरीबडी रिएक्ट्स इन डिफरेंट वे. एक ही सिचुएशन में हर कोई डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है, तो हर किसी का रिएक्शन है. रिएक्टिविटी इज समथिंग सिमिलर टू दैट ओनली. एवरी मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट बेस्ड ऑन हाउ, एंड दैट्स हाउ यू हैव डन द रैंकिंग ऑफ इट. द रिएक्टिविटी सीरीज इज नथिंग बट इट्स अ रैंक. फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी मेटल्स की. जैसे हमारी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होगी, सबकी डिफरेंट होगी, एंड योर केमिकल वेरिएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. योर प्रोटीन्स, योर डीएनए, योर बॉन्डिंग्स विल वेरी, राइट. तो ऐसे ही हम मेटल्स की बात कर रहे हैं. एक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर है कि आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में. मेटल्स की एक्सट्रैक्शन समझनी है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट रिएक्ट्स, एंड देन विल गो टू द कोरोजन एंड अलॉइंग, विच कोरोजन वी हैव ऑलरेडी डन. अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटल क्या रहेंगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या रहेगी. फिजिकल अपीयरेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो मेटल्स कैसे दिखेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू बी सॉलिड और शाइनी और मेलिएबल, और ऑल दीज थिंग्स विल कम इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स. अब मेटल्स बेटा हमें एक जनरल चीज़ पता है कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें एक्सेप्शंस याद रखेंगे हम. एक्सेप्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो एक्सेप्शन होगी इसमें मर्करी. मर्करी इज योर लिक्विड. नेक्स्ट इज योर शाइनी अपीयरेंस. सो शाइनी अपीयरेंस और द लस्टर इज देयर बिकॉज ऑफ द हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल्स. सारे आप देख लो, जितने भी ऑर्नामेंट्स देख लो, दे आर ऑल शाइनी पॉलिश्ड सर्फेसेस. मेलेबिलिटी का मतलब है दैट मेटल्स कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स. अब मेलेबिलिटी आप कॉमन एग्जांपल्स देख लो, आपकी ज्वेलरी जो हैं गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर हैमर्ड. मेटल्स को हैमर करके एक थिन शीट बनाई जा रही है उनकी, एंड दैट्स वेयर यू कैन, हाउ यू कैन यूज़ देम इन द ज्वेलरी. ठीक है. और आपके एल्यूमिनियम शीट्स देख लो घर पे, योर एल्यूमिनियम फॉइल्स इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स. और ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हेल्प करते हैं फॉर एनी मेटल्स to frame a shape out of it, whether it is jewelry, whether it is domes made up of the copper, they are all, these are the two basic properties which help them out. तो मेलेबिलिटी हम कैसे याद रखेंगे बेटा, कंफ्यूजन होता है बच्चों को मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में. मेलेबिलिटी को याद रखेंगे कि मार मार के उसको थिन शीट बनाना है. मेलेबिलिटी एम से मार के थिन शीट बनाना है, ठीक है. डक्टिलिटी से याद करेंगे, डी से डक्टिलिटी, डी से ड्रॉन इनटू वायर्स. तो मेटल्स, योर एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यू कैन मेक वायर्स आउट ऑफ देम. अब इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल आपको फैक्ट चेक दे रखा है एनसीईआरटी में कि 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हो तो उससे आप 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ की वायर निकाल सकते हो. ये क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में ऑफ अ फैक्ट चेक. वंडरफुल थिंग, आउट ऑफ 1 ग्राम यू कैन मेक 2 किलोमीटर लेंथ.
But then why don't we use gold wires? It's very ductile, very much malleable because it's costly. When you read this chapter, one more thing which you have to understand here is that हम economical reasons भी देखेंगे. Economically, how you can extract the metals, how you can practically use them in daily life. You can't afford to have a wire which is very very costly. तो इकोनॉमिक रीजंस हैं आप कॉपर वायर्स क्यों यूज़ करते हो. ठीक है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी याद रखेंगे हम. इसके बाद कंडक्टिविटी की बात आ गई. तो कंडक्टर्स जब हम बात करते हैं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आपके मेटल्स. जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी इजी इन देम. ईजीली इलेक्ट्रॉन्स पास कर लेंगे इसमें से बिकॉज दे कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स. एंड हीट की जब मैं बात कर रही हूँ तो हीट इज एनर्जी बहुत ईजिली फ्लो करती है. इसमें आपके पास सिल्वर कॉपर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बट एक्सेप्शंस याद रखोगे लेड एंड मर्करी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. मर्करी तो एनीवेज इज एन एक्सेप्शन, इट्स अ लिक्विड, इट विल नॉट, यू कैन नॉट ड्रॉ अ वायर आउट ऑफ इट. ठीक है, कंडक्शन ऑफ ये आपकी मेटल्स की होगी प्रॉपर्टीज. इसके अलावा 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं जो आपको दे रखी हैं विच आर वेरी बेसिक, लाइक योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज हाई. इसमें आप सोडियम पोटेशियम याद रखोगे, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है. फिर सोनोरस, आप जब भी मेटल को स्ट्राइक कर रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है. स्कूल बेल्स देख लो अपनी, when you strike hard on the surface of these of the metals of school bells, you can see the sound ton ton. That's sonorous. ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करते हैं. अब नॉन मेटल्स में क्या है, अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूंगी तो दे विल एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैशियस स्टेट. बट यहाँ पे आप एक्सेप्शन याद रखोगे ब्रोमीन. ब्रोमीन इज एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. दे डू नॉट हैव अ लस्टर, डल अपीयरेंस होती है आपके नॉन मेटल्स की. बट यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखोगे आयोडीन और कार्बन. आयोडीन के बहुत प्यारे वॉयलेट क्रिस्टल्स होते हैं. और आपकी अगर कार्बन की बात करें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेरी गुड एग्जाम्पल. दे हैव अ लस्टर, दे हैव शाइनी अपीयरेंस. आप पेंसिल की लेड्स देख लो, शाइनी अपीयरेंस दिखेगी आपको ग्रेफाइट में. डायमंड तो एनीवेज डायमंड ज्वेलरीज आर फेमस फॉर द हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फॉर शाइनी अपीयरेंस. ब्रिटलनेस की बात करते हैं, वहाँ हमने मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की बात की थी. आप फ्लेक्सिबिलिटी देखो मेटल में कितनी है. आप शीट बना रहे हो उसकी, आप ज्वेलरी बना रहे हो, आप उसको वायर्स में स्ट्रेच कर पा रहे हो. नॉन मेटल्स आर टोटली अपोजिट टू इट. द मोम इफ़ यू आर गोइंग टू हैमर इट, इट विल ब्रेक डाउन. तो इसको ब्रिटलनेस बोलते हो कि आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो नॉन मेटल ब्रेक कर जाएगा. ठीक है, तो दे आर ब्रिटल इन नेचर. अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल एक्सेप्शन याद रखोगे, कार्बन का एलोट्रॉप, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन. आपको याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में किया इलेक्ट्रोलिसिस, ग्रेफाइट रोड्स यूज़ किए हैं. तो ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब ये बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, वेयर वील टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट. तो ये है फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपके. केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट. रिएक्टिविटी कैसे होगी डिपेंडिंग ऑन कितना विग्रसली रिएक्ट करते हैं या लेस विग्रसली रिएक्ट करते हैं. विग्रसली का मतलब है बहुत एनर्जेटिकली, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. जैसे आप अपनी क्लास में एग्जाम्पल ले लो, आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, कई दे विल रिएक्ट इवन बिफोर लिसनिंग, दे विल रिएक्ट ऑन द थिंग्स. तो विग्रस रिएक्शन है. सम विल थिंक, विल रिफ्लेक्ट अपॉन एंड देन दे विल रिएक्ट. तो ऐसे ही हमने बेस्ड ऑन देयर रिएक्शंस हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है. ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल किस किस से बात करेंगे हम, ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स. लेट्स सी द टाइमलाइन. ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या है बेटा, एक बेसिक बात हमें पता है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाता है. तो ये तो बेसिक रिएक्शन हो गया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड. पर कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम सोडियम और पोटेशियम, आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आपके पास सोडियम पोटेशियम है. तो सोडियम पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं. आप उनको 10 सेकंड के लिए भी बाहर रख दो सोडियम को, जस्ट यू कैन सी इन योर स्कूल लैब्स, यू विल बी एबल टू सी दे गेट टार्निश्ड सो इजीली.
आपने बाहर थोड़ी देर रखा नहीं उनको कि वो उनका सरफेस टार्निश होना शुरू हो जाता है, वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एयर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। दैट इज द रीजन दैट वी स्टोर देम इन द कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स विग्रस रिएक्शन विद द एयर और ऑक्सीजन। तो एनी मेटल व्हेन इट इज रिएक्टिंग, सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा, कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हम इसमें याद रखेंगे। सिर्फ एक दो चीज़ें आपको बेसिक इसमें पता होनी चाहिए। वन इज दैट वेन एवर यू टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स, आपको ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो अल्कलीज बनाते हैं। यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2, एक बार चेक कर लो, नहीं याद तो रिवाइज कर लो। चैप्टर नंबर 2 में हमने अल्कलीज की बात की थी कि जो आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो अल्कलीज होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल, वाटर में इजीली डिजोल्व होकर अल्कलीज बना देंगे, बाकी इनसॉल्युबल होते हैं आपके। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सोडियम पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम को आपको थोड़ा सा बर्न करना पड़ेगा। ऑन बर्निंग इन एयर इट विल रिएक्ट। वो पता है आपको मैग्नीशियम रिबन, वाइट ऐश, डेजलिंग वाइट फ्लेम्स, फर्स्ट चैप्टर। तो आपको थोड़ा सा उसको बर्न करना पड़ रहा है तो जाके वो रिएक्ट करेगा। अब अगर इस केस में मैं जिंक की बात कर लेती हूँ तो जिंक आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बर्न होगा। जिंक को आपको और स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक नीचे, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन की अगर मैं बात करूँगी तो आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स, आपने लैब्स में देखा होगा कि हम आयरन यूज़ ना करके आयरन फिलिंग्स यूज़ करते हैं। तो आयरन फिलिंग्स ईजिली बर्न हो जाती है एयर में बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसी में आप कॉपर जो है आपकी उसकी रिएक्टिविटी लीस्ट होगी। कॉपर डज नॉट बर्न वेरी इजीली ऑन हीटिंग। यहाँ पे आप एक्सेप्शन याद रखोगे तो आपके पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे एसिड के साथ, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएंगे बेस के साथ। मैंने ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बट आई हैव डन ऑल द स्क्रैच वर्क ऑन एनसीईआरटी, सो प्लीज गो थ्रू दैट एनसीईआरटी हाईलाइट्स। आप एक्टिविटीज चेक कर लो एनसीईआरटी की, इनसे रिलेटेड है। आपने ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। कुछ केसेस में जहाँ स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है आपको मेटल ऑक्साइड तक ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम है, यू कैन सी दैट नाइस डायग्राम। सोडियम फास्ट विग्रस रिएक्शन, highly exothermic reaction, it catches the fire. And but when I talk about the calcium and magnesium, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की हुई है फर्स्ट चैप्टर में। कैल्शियम मैग्नीशियम आपके सरफेस पे भी फ्लोट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज जो बबल्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस के, वो स्टिक करना शुरू कर देते हैं मेटल के सरफेस पे। उसमें तो विग्रस रिएक्शन था, उन्होंने फायर ही कैच कर ली, इतनी ज़्यादा हीट निकली कि दे कैच फायर। इसमें लेस विग्रस है, इतनी हीट नहीं निकल रही, हीट इवॉल्व हो रही है पर इतनी सफिशिएंट नहीं कि फायर कैच कर लेगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। आपको ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आराम से बेटा, जस्ट सी दैट रिएक्टिविटी सीरीज। केदारनाथ का माली, आलू ज़रा फीके से, आलू ज़रा फीके, ज़रा फीके तो फीके रहेंगे, रिएक्शन भी वैसा ही होगा फीका। तो आलू ज़रा फीके, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जो है दे विल रिएक्ट विद द स्टीम, दे विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे विल नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, दे विल रेदर रिएक्ट विद स्टीम। आपको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा इनको अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनाने। और इसके नीचे वाले मेटल्स पे आ जाओ, गोल्ड सिल्वर कॉपर रिएक्ट ही नहीं करते हैं, हम तो रिएक्ट ही नहीं करते, हमारे पास क्लास में होता है ना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब एसिड्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक बेसिक आइडिया मुझे पिछले चैप्टर से भी है कि एनी एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद द मेटल इट विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अब HCl और H2SO4 की बात की गई है कि जब भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा आपको मेटल क्लोराइड्स देंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। ऑफ कोर्स रिएक्शन वायलेंट होगा जब मैं, बहुत विग्रस और वायलेंट रिएक्शन होगा जब मैं सोडियम पोटेशियम की बात करती हूँ। यू कैन सी द टेबल ऑल्सो, एंड इन अदर केसेज इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट बट इट इज़ गोइंग टू बी लेस विग्रस। लेस विग्रस मतलब इतनी हीट नहीं निकलेगी, इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, दे रिएक्ट इन सच ए वे। बट यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड की कभी बात नहीं करते जब हम एसिड्स में बात कर रहे हैं, हम हमेशा HCl H2SO4 की बात करेंगे। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब चैप्टर नंबर 1 रेडॉक्स रिएक्शन याद करो,
ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन देगा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। आप बोल रहे हो ना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको वाटर में फॉर्म कर देगा। हाइड्रोजन को दे दी इसने अपनी ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू वाटर और अपने आप रिड्यूस हो जाएगा किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। बट इसके ऊपर दो एलिमेंट्स बैठे हैं, वो बोलते हैं ना हर बॉस का एक बॉस होता है, तो नाइट्रिक एसिड के ऊपर भी दो एलिमेंट्स बैठे हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये एक्सेप्शन से याद रखोगे आप। नाइट्रिक एसिड अदरवाइज ये वेन एवर इट रिएक्ट्स इट प्रोड्यूसेस वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। बट सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस और मैंगनीज नाइट्रेट बना के प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी साथ में। ठीक है जी। चले, इसमें एक कंसेप्ट और आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज योर एक्वा वाला कंसेप्ट। एक्वा क्या होता था, इसको रॉयल वाटर बोलते थे पहले टाइम में। इट्स नथिंग बट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 3:1 की रेशो में। एक आपने मिक्सचर बना लिया, और बिकॉज पुराने ज़माने में आपके पास यू डिडंट हैव दिस फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स एंड all these things, so the best way was it will dissolve the noble metals like gold and platinum, तो सारी वो ज्वेलरी प्रिजर्व की जा सकती थी just by dipping them in aqua regia. Whenever a metal is reacting with a solution of other metal salts, आप आयरन नेल ले लो, आपने ये रिएक्शन किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, आयरन नेल लेके उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर दो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल रिएक्ट। आप देखो आयरन नेल और कॉपर सल्फेट, देखो ऊपर आयरन केदारनाथ का माली आलू जरा फीके आयरन से पकाता है एंड देन चाप, तो कॉपर नीचे आ रही है, तो आयरन इजीली इज गोइंग टू डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी हमने इसमें कि आपके पास आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट को, देयरफॉर आयरन नेल विल गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन कलर, जो कॉपर का कलर होता है अगर आपको याद होगा, और जो आपके पास कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सोल्यूशन था वो फेड होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू चेंज टू ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ रैंकिंग ऑर्डर। जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वो सबसे ऊपर हैं, जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं रिएक्ट ही नहीं करते ज़्यादा। अभी हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेटल्स क्यों रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब एक बेसिक रीजन इसमें मुझे समझ आना चाहिए, दैट दे वांट टू अटेन द स्टेबिलिटी, बिकॉज मेटल्स एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज वी आस्क आवरसेल्फ व्हाई आर वी स्टडिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देर इज़ अ अंडरलाइंग रीज़न फॉर इट। रीज़न है ना कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ अचीव करना है, हमें कहीं स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो। ऐसी मेटल्स जो हैं दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सोडियम ले लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 11 कन्फिग्रेशन 281, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल अटेन द स्टेबिलिटी। तो क्यों नहीं लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन, उसको जहाँ मौका मिलेगा कि पॉजिटिव आयन बना जा सकता है इट विल लूज। सेम गोज फॉर योर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बना देते, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जैसे क्लोरीन की एग्जांपल ले लो, एटॉमिक नंबर 17 कन्फिग्रेशन 287, तो 287 इज सो क्लोज, आपको 7 से सिर्फ 8 पे लेके जाना, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा वो जहाँ से मिल गया। दैट मीन्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज द आयनिक कंपाउंड। आप फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो कि मेटल्स और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे, गोल्डन रूल, मेटल नॉन मेटल वेन एवर दे आर रिएक्टिंग दे विल फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी। अब कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तो समझ आ गया कि मैम रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देंगे एक दूसरे को, बट कैसे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जस्ट सी द डायग्राम हियर, यू विल बी एबल टू सी दैट देर इज, कैन वी सी दोज 2 बीकर्स। आपको एक एनोड दिख रही है, कैथोड दिख रही है, कुछ गोल्डन एंड सिल्वर में, इट्स जस्ट अ डिपिक्शन शोन यू द electrons. These electrons are going to move from one point to another point, and of course there is a bridge in between which is going to help out in movement of the electrons. तो basically क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आप अगर सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट NaCl, क्या हो रहा है उसमें, जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन को दे रहा है,
जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो आयनिक कंपाउंड, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग की हम डिस्कशन करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। अभी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, केटायन बनाया, सोडियम ने केटायन बना लिया, क्लोरीन ने आपका एनायन बना लिया। देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटल, दैट्स हाउ इट विल कम टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आयनिक कंपाउंड बना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो इससे क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी, बॉन्डिंग डिफरेंट होगी तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों, हमें पता है रीजन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। यू विल हैव टू गिव मोर एनर्जी टू ब्रेक देयर इंटर आयनिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज होंगे इनमें। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं हम। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे आयंस होंगे, जैसे वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस है, तो वाटर में इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में अपने आप भी आयंस है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेम नेचर है। दे आर जनरली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, allowing the ions to separate and interact freely। आयंस ब्रेक कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में ये इनसॉल्युबल होंगे, इजीली डिसॉल्व नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर आप बात करोगे, अच्छा जैसे आयनिक सॉल्वेंट्स में आपके पास क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर में इट विल नॉट ब्रेक, बट जब मैं मोल्टन स्टेट की बात कर रही हूँ या मैं एक्वस सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट बड़ी इजीली हो जाती है। मोल्टन स्टेट में या aqueous solution में the particles, the ions are going to move so easily। जहाँ पे भी charges की movement होगी of course they are going to move to the opposite electrode and that is what we need in conductivity। कैसे रिएक्ट अकर करते हैं, हाउ डू दे अकर इन नेचर। तो बेसिकली दो कैटेगरीज में आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, वन इज द फ्री और द नेटिव स्टेट, और दूसरा हो जाएगा कंबाइंड, मतलब किसी भी कंबाइंड फॉर्म में, वो ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिल रहे तो ऑक्साइड की फॉर्म, सल्फर के साथ मिल रहे तो सल्फाइड की फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो वो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। अब यहाँ पे मिनरल्स और ओर्स और गैंग्स का लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो। तो मिनरल क्या होता है, मेटल जहाँ भी नेचुरली अकर कर रहा है, यू आर कॉलिंग इट एज अ मिनरल, सो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स इज मिनरल। ओर क्या है, ओर इज समथिंग विच इज द मिनरल्स फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, या फिर इकोनॉमिक की बात होगी कि मेटल एग्जिस्ट तो कर रहा है बट ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ से उसको कन्वीनियंटली आप उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज योर ओर। सो मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज योर ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करेंगे, एक बार स्टेप देख लेते हैं आप। फर्स्ट इज यू आर गोइंग टू डू द माइनिंग। माइनिंग मीन्स आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे माइन करके, थ्रू यू विल फाइंड आउट द ओर्स ऑफ देम। प्योरिफिकेशन आप बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज हम रिफाइनिंग भी करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ एम्प्लॉयड होता है हाई रिएक्टिविटी। अब जो मेरे पास हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, मीडियम रिएक्टिविटी को कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की कैटेगरी में डालोगे। रोस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रोस्टिंग ऑन नेट, ओके। सो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करोगे, और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उसमें आप उसकी रिफाइनिंग करोगे और अच्छे से। दे आर एग्जिस्टिंग बट यू हैव टू रिफाइन देम। अब रिवर्स उसमें चलते हैं साइकिल में, पहले मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं। हाउ यू गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स इन लो इन रिएक्टिविटी। देखो जो लीस्ट रिएक्टिव है वो तो मोस्टली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ले लो, आप मर्करी ले लिया, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। तो आप दो एग्जाम्पल्स करोगे कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स हैं उसको जब भी वो अगर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, उसको ऑक्साइड में चेंज कर देना है। तो इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड में चेंज करोगे, उसके बाद आपके पास या तो सेल्फ रिडक्शन होगी जो हम कॉपर के केस में बात करते हैं प्योर कॉपर लेने के लिए, या फिर आपका सिनेबार जो है मर्क्यूरी का सल्फाइड हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसको हम चेंज करेंगे आगे मर्करी में जस्ट बाय हीटिंग। तो आप दो स्टेप्स देखो क्या है यहाँ पे। सिनेबार जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है HgS, सिनेबार बोलते हैं इसको हम। सिनेबार जो है वो रिएक्ट करेगा आपका
दिस इज जस्ट ओर ऑफ मर्करी। जब इसको आपने हीट किया एयर में तो ये कन्वर्ट हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। मैंने क्या किया, सल्फाइड की ओर थी उसको ऑक्साइड में ले आई। सिंपल। ऑक्साइड में कैसे लाऊंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। तो आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, हीट दी इसको, ये चेंज हुआ मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। फिर इसको फर्दर हीटिंग अगर आप करोगे तो इट इज़ गोइंग टू चेंज टू मर्क्यूरी। आपको यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा ये मर्करी में ऑन फर्दर हीटिंग। अगर मैं कॉपर की बात करूंगी तो कॉपर के केस में आपने हीट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इसके बाद सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं हम कॉपर में, सेकेंड स्टेप, कि कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर के सल्फाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं एंड वी गेट द कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो दैट इज हाउ यू गेट द लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, जस्ट चेंज देयर ओर्स कंबाइंड फॉर्म में अगर वो है सल्फाइड्स में तो उनको जस्ट चेंज कर दो इनटू देयर ऑक्साइड ओर्स। अब मीडियम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में थे उनमें क्या करोगे आप, देखो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास सल्फाइड्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे। तो इसमें वो ज़रा फीके से पकाते हैं, वो याद रखोगे। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, हम कैसे याद रखेंगे, सी से कैल्सिनेशन, सी से कमी, एयर की कमी में इसको हीट करना है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करना है, और सी से ही कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए और कमी में यूज़ होता है। आप देखो जिंक कार्बोनेट, आपने इसको हीट किया, कमी मतलब यू डोंट हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा, यू डोंट नीड टू गिव इट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, कार्बोनेट में ऑक्सीजन है। तो आपने कार्बोनेट लिया, उसको स्ट्रांगली हीट किया, वो चेंज हो गया ऑक्साइड में। अब हमें पता है कि कार्बोनेट जब भी ब्रेक करेगा तो आपको ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आपने मेटल ऑक्साइड ले लिया यहाँ पे कैल्सिनेशन में। और रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग में आपके पास सल्फाइड और होती है। तो सल्फर के पास अपने आप तो ऑक्सीजन है नहीं, आपको अगर उसको ऑक्साइड में चेंज करना है तो आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है हमें। तो ऑक्सीजन दी आपने, इट चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए, और एयर की कमी में स्ट्रांगली हीट करना है। इसके बाद एक बार मैंने ऑक्साइड ओर बना दी, सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। आप इसको रिड्यूस करोगे विद कार्बन। कार्बन सबसे ईजी वे है, सूटेबल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, कार्बन के साथ रिएक्ट किया, आपको जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, सिंपल। या फिर आप कोई भी ऐसा मेटल ले लो जो इसके ऊपर है सीरीज में, जहाँ जैसे आपको थर्माइट रिएक्शन की बात कर रखी है कि आपने फेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट किया एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ऊपर है, आलू जरा फीके से, तो आलू एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन के, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, आपको मिल गया आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये रिएक्शन यूज होता है आपका रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज योर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अब हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द ओनली वे। देखो सोडियम दे दिया मैंने आपको, पोटेशियम दे दिया, क्या करोगे आप, कंबाइंड फॉर्म में दे दिया कि भाई सोडियम क्लोराइड है, मुझे इसमें से सोडियम निकाल के दो। हाउ यू गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट, देयर इज नो वे आउट, सोडियम के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें रेदर देन टेकिंग अ मेटल, इट्स ऑलवेज इजी टू गो फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज मेटल्स। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे हम, आप मेटल्स को लोगे, उनको रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ रखोगे, जहाँ कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास की आपने। अब सोडियम की अगर मैं बात करूंगी तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम। दैट मीन्स कैटायन की बात कर रही हूँ मैं, कि मेटल्स डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे, जैसे सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे, क्लोरीन डिपॉजिट होगा एनोड पे। तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया Na पॉजिटिव ने, और सोडियम बना दिया मेटल। ऐसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, और क्लोरीन गैस, Cl एग्जिस्ट नहीं करता तो Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में जो होगा आपके पास एनोड पे आ जाएगा। लास्ट थिंग इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। नाउ वंस आई हैव एक्सट्रैक्टेड द मेटल, आई नो द मेटल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ दीज एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस आर नॉट प्योर, तो रिफाइनिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या है आपके पास, जब मैं रिफाइनिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल टेक द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पे इम्प्योर कॉपर आपका एनोड की तरह यूज होगा, और अगर आप प्योर कॉपर जो आपने बनाना है वो कैथोड की साइड बनेगा। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, जो कॉपर आयंस होंगे आपके वो एनोड की तरफ से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे थ्रू द सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का आपने नीचे सोल्यूशन भी सेम सब्सटेंस का लोगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लोगे। कैन यू सी दैट एनोड मड इज गेटिंग, कॉपर इज गेटिंग डिजॉल्व। आपकी जो एनोड मड है, एनोड के नीचे
यहाँ पे आपका एनोड है, एनोड के नीचे आपकी एनोड मड कलेक्ट होती जा रही है, तो एनोड मड इज कंटेनिंग ऑल द इम्प्योरिटीज। यहाँ से कॉपर आपका जो है कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है कैथोड की तरफ। आप देख रहे हो कैथोड वाली साइड आपकी थिक होती जा रही है बिकॉज द डेपोजिशन ऑफ द कॉपर इज देयर। सो प्योर कॉपर कैथोड की तरफ बनेगा, ठीक है। पीसी प्योर कॉपर कैथोड की तरफ बनेगा, याद रखना, पीसीसी प्योर कॉपर कैथोड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कोरोजन। कोरोजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको बड़ा क्विकली करेंगे बिकॉज ये हम सारे रिएक्शंस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। कोरोजन में आपके पास क्या था, जब भी मेटल को आप एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज कर रहे हो तो इट विल गेट कोरोडेड। अब कोरोजन में कॉपर की कोरोजन की बात कर रहे हो आप, एनी मेटल यू कैन टॉक अबाउट, राइट। कॉपर हो गया, यहाँ पे सिल्वर हो गया, या फिर आपका आयरन हो गया। आयरन के केस में आप उसको रस्टिंग बोल रहे हो। और एक और बात, आयरन जब रस्ट होता है तो वो और ज़्यादा डैमेजिंग होता है एज कम्पेयर टू कॉपर व्हेन इट इज़ गेटिंग करोडेड, क्योंकि उसके ऊपर वो एक ग्रीन लेयर बन जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। रिमेंबर द रिएक्शन, अगर नहीं याद है रिएक्शन तो एक बार चेक कर लो चैप्टर 1 में, ये रिएक्शंस करवाए हुए आपको। प्रिवेंशंस कैसे करोगे, देखो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या, मैं आई कैन नॉट लेट द मेटल गेट कोरोडेड, तो आइदर आई हैव टू गो फॉर पेंटिंग, पेंट करोगे आप उस पर, पेंट, ऑयल, ग्रीस, वार्निश कुछ भी लगाओगे। सेकेंड इज यू कैन हैव द कोटिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसको हम, कोटिंग लगा सकते हो आप किसी और मेटल की, जिंक की आयरन पे या स्टील की, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फर्दर कोरोशन। या फिर आप टिनिंग कर सकते। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक ऑप्शन हो सकता था, जहाँ पे मेटल को एक और मेटल के साथ कवर किया जाता है। जैसे आपके सिल्वर प्लेटेड स्पून्स आते हैं, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज आती है, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिजल्ट है। नेक्स्ट इज योर एलॉइंग। एलॉय क्या है, एलॉय हमें पता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, या मेटल्स या नॉन मेटल्स का। बट क्यों, क्योंकि दे विल गिव द मोर, दे विल एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, और अच्छी प्रॉपर्टीज, और उनको कोरोजन रेजिस्टेंट बना देंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपकी स्टेनलेस स्टील हो गई, ब्रास होगी, दीज आर ऑल, आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, किचन यूटेंसिल्स हो गए, स्टेनलेस स्टील्स होगी, दे आर ऑल मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन बिकॉज ऑफ द एडिशन, द एलॉइंग एजेंट इन दैट केस इज योर क्रोमियम। आप कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हो, निकल या क्रोमियम या वेनेडियम, या आप कॉम्बिनेशंस देख लो, ब्रास में आपके पास कॉपर और जिंक की कॉम्बिनेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे जस्ट टू अवॉइड द कोरोजन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इट विल एनहांस, और प्रॉपर्टीज बेटर हो जाएंगी। या अगर मैंने मरकरी डाल दी तो अमेलगम बोल देते हो आप उस केस में, वो भी तो एक तरह का अलॉय ही है ना, यू आर एडिंग मरकरी टू एनीथिंग, इट इज एन अमेलगम। या आपकी गोल्ड की बात हो गई, 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी मच मेलिएबल, हमें पता है। तो गोल्ड में आप कॉपर ऐड कर रहे हो ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज हो सके ऑर्नामेंट्स बनाने के काम। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट फिनिशेज योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज समझनी है रिएक्टिविटी सीरीज में, कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं। विग्रस रिएक्शन का मतलब होता है कि दे विल गिव लॉट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, और कोई भी बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे हाइड्रोजन अगर बन रही है तो हाइड्रोजन का बबलिंग रेट ज्यादा होगा हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करेंगे, फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसलिए आप देखते हो कि ये सब्सटेंसेस टार्निश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। विद इन 10 to 20 सेकेंड्स दे विल गेट टार्निश्ड। इनका टार्निशिंग का मतलब सरफेस आप देखोगे दे विल लूज दैट शाइन, ठीक है, ऑक्साइड लेयर बननी शुरू हो जाएगी उस पर, इसलिए इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम को आपको हीट करना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम रिबन का केस है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी। आयरन ऐसा रिएक्ट नहीं करता बट आयरन की फिलिंग्स रिएक्ट कर लेती है, इसलिए आपने देखा होगा लैब में आयरन फिलिंग्स रखी होती हैं। एल्यूमिनियम और जिंक का केस याद रखोगे आपकी एम्फोटेरिक के नेचर है, तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके रिएक्शन मैंने मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी हाइलाइट्स में भी। मेटल प्लस वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो फर्दर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड आप पहले 4 केसेस में याद रखोगे। सोडियम पोटेशियम तो फायर कैच कर लेते हैं बहुत क्विकली, अब थोड़ा सा रिएक्ट करो उनको वाटर के साथ, हाईली रिएक्टिव। और कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं वाटर पे, क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स के साथ दीज मेटल्स गेट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द बबल्स।
एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन को आपको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है, विग्रसली रिएक्ट नहीं करते वो। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सोडियम पोटेशियम अगेन विग्रस, ये लेस विग्रस होंगे। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखोगे कि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। अदरवाइज बाकियों के केसेस में वो वाटर देता है साथ में, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। मेटल या कोई भी और मेटल का सोल्यूशन जब भी रिएक्ट करेगा तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन नेल कॉपर सल्फेट में डाल दो तो यू विल सी द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज द कलर इज गेटिंग फेडेड अवे। मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा टू अटेन द स्टेबिलिटी, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सेम गोज फॉर योर नॉन मेटल, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है सो दैट it attains, both of them will attain the stability by transfer of electron. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर होगा, मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होंगे। कैसे? हमें पता है सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो बेस है, और बेसिक में ये दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे आप, ये दोनों बेसिक हैं। बेसिक मतलब दे आर अल्कलीज, दे आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं आराम से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ एसिड बना देगा आपका। जैसे आप कार्बन की एग्जांपल ले लो, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनेंगे। तो ये आपकी एसिडिक नेचर, आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक नेचर होगी और मेटल ऑक्साइड की बेसिक नेचर होगी। तो अब करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जब भी हम ओर से करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो आप एक बेसिक आइडिया ले रहे हो मेटलर्जी का। अब बेस्ड ऑन होगा रिएक्टिविटी सीरीज। देखो मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है यहाँ पे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है एंड देन चाप। आपको सिर्फ इसमें याद क्या करना है कि ऊपर के 5 मेटल्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही आप प्योर मेटल ले पाओगे इसमें। उसके बाद जो आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिंक जरा फीके से, तो जरा फीके से याद रखना कि रिएक्शन भी फीका ही होता है इनका। तो जिंक आयरन टिन लेड, हाइड्रोजन तो खैर इसमें अपने ही लोग हैं, बट बाकी चीजें कॉपर ये आ जाएंगे आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, जो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल्स को। और जो लास्ट है आपके पास सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सब लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते, जनरली आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो यू हैव टू रिफाइन देम, आइदर दे आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। तो ये लो रिएक्टिव मेटल्स जनरली आपको सल्फाइड ओर्स में मिलेंगे, उसको आपको ऑक्साइड ओर में चेंज करना है। अब स्टेप्स क्या है? देखो जब भी आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करोगे फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर बोल देते हैं। अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है, एनरिचमेंट का मतलब है कि और रिच बना रहे हो आप ओर को। रिच कैसे बनाएंगे उसको? आपको जो ओर मिली उसमें इम्प्योरिटीज है, उसको हम गैंग बोलते हैं, GANGUE गैंग या मैट्रिक्स, जिसमें इम्प्योरिटीज होंगी, सैंड पार्टिकल्स होंगे, क्लेज होंगी, उसको आपको प्योर करना पड़ेगा, पहले उसको साफ करना पड़ेगा ओर को, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। आप उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग से, मैग्नेटिक सेपरेशन से, डिफरेंट स्टेप्स है उसमें। तो उसको मैंने साफ किया, उसके बाद में ये स्टेप्स पे आई। कैसे स्टेप्स पे? लो रिएक्टिविटी वाले अगर मेटल्स हैं तो पहला स्टेप होगा कि सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करो और ऑक्साइड से मेटल लो, ये स्टेप्स हैं आपके। अगर मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले तो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में ही चेंज करना है। अल्टीमेटली आपको ऑक्साइड में चेंज करके ऑक्साइड से मेटल आगे लेना है रिडक्शन करके। और अगर हाईली रिएक्टिव है तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। देखिए अब लो रिएक्टिविटी में आपको 2 याद करने हैं मेटल्स इसमें, सिनेबार है HgS। आपने सिनेबार को क्या किया? आप देखो सल्फर की ओर है तो सल्फर को पहला स्टेप ऑक्सीजन में चेंज करो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, ऑक्साइड ओर मिल गई। ऑक्साइड ओर का क्या करूं मैं? इसको हीट करो, आपको मेटल मिल जाएगा, यू विल गेट मर्करी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, उससे मर्करी प्लस ऑक्सीजन मिल गया आपको। दूसरा आपके पास कॉपर सल्फाइड ओर होती है जो आपको चैल्कोपाइराइट बोलते हैं हम इसको। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपने ऑक्साइड बना दिया। अब ये ऑक्साइड और सल्फाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको हम सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। दोनों ऑक्साइड और सल्फाइड रिएक्ट करते हैं टू गिव यू ब्लिस्टर कॉपर। ये कॉपर जो होता है वो ऑलमोस्ट 96 to 98% प्योर होता है, बट फिर भी इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, जो आप लास्ट स्टेप देखते हो एनसीईआरटी में। आपको जो मेटल्स यहाँ मिल रहे हैं उसको आगे रिफाइन करना पड़ेगा, आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा उन मेटल्स को। और ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस याद रखेंगे हम 2 में। क्या क्या? एक तो मर्क्यूरिक सल्फाइड
और एक कॉपर सल्फाइड, इसको आप ऑक्साइड में चेंज करोगे, रिडक्शन करोगे एंड देन यू विल गेट द मेटल। सेकंड है मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट में दो चीजें याद रखनी है आपने, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होगी आपकी कार्बोनेट से, याद रखना सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कमी। तो एयर की कमी में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, आपको एक्स्ट्रा एयर देनी नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है। लॉजिक इज कि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें जब ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड और आराम से बना सकता है। आप इसको फर्नेंस में हीट करोगे। फर्नेंस मतलब आपने भट्टी देखी होगी जहां पे ब्रिक्स बनती है, ऐसे फर्नेंस आपके पास होता है जिसमें आप इन कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हो। जब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, कार्बोनेट जब भी हीट होंगे आपको ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मिल गया मुझे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और रोस्टिंग में क्या होता है कि आपके पास सल्फाइड और होती है। सल्फर को तो ऑक्सीजन नहीं है तो आपको एडिशनल ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बन गया ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब दोनों केसेस में मेरे पास जो ऑक्साइड बना इसको मुझे फर्दर मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिडक्शन। ऑक्साइड को आप आगे रिड्यूस करोगे किसी मेटल के साथ, इससे रिएक्टिव मेटल के साथ। कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन को यूज करोगे इसमें, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड है, आपको उसके साथ मेटल को उससे हाई रिएक्टिव मेटल के साथ हीट कर सकते हो उसको। जैसे ये थर्माइट रिएक्शन है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, यूज होता है आपके रेलवे क्रॉसिंग्स में, जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आयरन के ट्रैक्स है वो एसएच नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। तो आप क्या करते हो उस केस में, आप आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा, आपके पास मोल्टेन आयरन मिलेगा। मोल्टेन आयरन जो होगा वो मोल्टेन आयरन उन ट्रैक्स को सॉलिडिफाई होके, पहले तो वो मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ आयरन है, वो सॉलिड बनेगा और दोनों ट्रैक्स को आपस में ज्वाइन कर देगा। दैट इज हाउ इट इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस। थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन भी बोल देते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद आगे आपका हाई रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रिडक्शन पॉसिबल नहीं है मेरे पास, इससे ऊपर किस मेटल को रखोगे आप, तो आप क्या करते हो इस केस में, बेटर थिंग इज कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। बट इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा जी एक चीज का ध्यान रखना कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, NaCl इन वाटर की बात नहीं कर रही हूं मैं। इफ यू रिमेम्बर अपने लास्ट चैप्टर में NaCl इन वाटर लिया है ब्राइन सोल्यूशन, और उस केस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है। बट मेरा पर्पज यहाँ पे सोडियम मेटल लेना है, तो प्योर मेटल आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा। आपने मोल्टन स्टेट में लिया, देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे। मोल्टन NaCl लिया आपने, 2 इलेक्ट्रोड्स ली, एक कैथोड एक एनोड। अब क्या होगा, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसके आयंस बन जाएंगे। NaCl जो है बिकॉज मोल्टन स्टेट और एक्व स्टेट में आयनाइजेशन कर देता है, तो आयंस बन जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब वो आयंस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे कैथोड में आपके पास Na पॉजिटिव है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम बना दिया, और वो सोडियम है सॉलिड आपके कैथोड में जाके डिपॉजिट हो गया। ऐसी क्लोराइड है, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन गैस बना देगा जो आपको एनोड पे मिल जाएगा। मेरा पर्पस यहाँ पे मेटल लेना था, तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा कैथोड की साइड है कि सोडियम मुझे मिल जाएगा, बट ऑफकोर्स एनोड में क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी। लास्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। मुझे कॉपर यहाँ मिल गया है जो 96 to 98% प्योर है, बट 100% प्योर नहीं है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आप कैसे करते हो, रिफाइनिंग में आप क्या करोगे, आप देखो आपने एक एनोड लिया, एनोड पे इम्प्योर मेटल लोगे, कैथोड पे प्योर मेटल लोगे, और आप अगर डिफरेंस देखोगे तो एनोड पे मैंने एक बिगर स्ट्रिप ऑफ मेटल ले रखी है, प्योर मेटल मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, रोड पतली रोड लिए। क्यों, क्योंकि ये आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम ये सारा कैथोड यहीं पे डिपॉजिट होगा। कैथोड आपकी इट्स गोइंग टू गेट थिकन्ड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसको सुनो ध्यान से। आपके पास जो इम्प्योर मेटल है एनोड में, उसने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास की आपने, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, आपके जो कॉपर होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड में, इट विल फॉर्म कॉपर आयंस, और जो कॉपर आयंस है वो सोल्यूशन में जाएंगे। नीचे मेरे पास सोल्यूशन होगा उसी मेटल का। अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड्स ले रही हूं मैं, अगर मैंने एक साइड पे इम्प्योर कॉपर ले लिया, एक साइड पे प्योर कॉपर ले लिया, तो कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लूंगी मैं नीचे यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। तो ये जो आयंस होंगे ये सारे जाएंगे कॉपर सल्फेट की तरफ, बिकॉज नीचे आपके पास आयनाइजेशन है, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है ये कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और कॉपर आयन जो है वो आपके चले जाएंगे सोल्यूशन में, ठीक है। अब मेरे पास सोल्यूशन में आयन ज्यादा हो गए, कॉपर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, ये विद टाइम स्ट्रिप पतली होती जाएगी आपके एनोड की, और इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो भी साथ साथ में यहाँ डिपॉजिट होती जाएगी एज एनोड मड, वो इम्प्योरिटीज है एनोड के नीचे। तो कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके आगे, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन लेके दे विल फॉर्म कॉपर
मेटल सॉलिड, तो वो कॉपर मेटल जो है आपका वो सॉलिड डिपॉजिट होता चला जाएगा विद टाइम, प्योर कॉपर आपको मिलता चला जाएगा इस पे कैथोड वाली साइड पे। ठीक है, ये स्ट्रिप बड़ी होती जाएगी आपकी, एनोड वाली स्ट्रिप पतली होती जाएगी। तो ये है सिंपल। कैसे याद रखेंगे? पीसीसी प्योर कॉपर कैथोड में, प्रियंका चोपड़ा कनाडा में नहीं, प्योर कॉपर कैथोड में। ये याद रखना, ये पूछ लेते कई बार आपसे कि कैथोड प्योर वाला कॉपर आपको कहाँ मिलता है। इम्प्योर एनोड वाली साइड पे, प्योर कॉपर कैथोड वाली साइड पे कलेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन है आपके, कॉपर ने बनाया कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव फर्दर रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कॉपर मेटल जो डिपॉजिट होगा कैथोड वाली साइड पे। That's it for now. I hope you have enjoyed the lecture. Please let me know and keep revising your syllabus. Thank you so much. Bye bye.